बीजेपी ने शासन किया वो उस गुजरात का कोर्ट क्यों था, वो कहीं और का कोर्ट क्यों नहीं था। इतनी शक्तिशाली कौम है युवा, वो जैसे चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं और देश को बदल के रख सकते हैं। जब देश बदलने की बात है तो सरकार बदलना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। संसद हमारा हो चुका था, जब सड़क पे युवा उतरेगा ना तो संसद में बैठे लोगों की आंखें खुलेगी कि नहीं, हमारी कुर्सी बस 5 साल की होती है। ये नहीं कि कोई खानदानी कुर्सी नहीं है कि बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद पोते को मिलेगी। अरे ये तो भेड़ बकरी है, इनको कुचलते चलो। यही तो चल रहा है देश में। इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे सब ऑल इज गुड करते। और जो 2004 से उनकी जो सरकार चली 2014 तक 10 साल उस सरकार की देन है कि आज मोदी जी दुनिया में जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, और वो उस सरकार की, वो मनमोहन सिंह जी की देन है। घोषित कर दें इमरजेंसी की, जी हम इमरजेंसी लगा रहे हैं, ना आपके वोट की कोई वैल्यू है, यहाँ पे कोई कीमत नहीं, ना आपकी बात की कोई कीमत है। जो मैं चाहूँगा, हम दो हैं, हमारी दो की सरकार है। और ढंग की पार्टी चुनो कि वादा करके जो मुकरे ना, अगर वादा करके जो मुकरे उनके खिलाफ आप आवाज उठाना सीखो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। बता दूं कि इस वक्त मैं आर्ट फैकल्टी के पास ही मौजूद हूं और ये तमाम युवा जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये तमाम लोग ठीक उसी प्रकार से जुलूस यात्रा निकाल रहे हैं लोकतंत्र बचाओ का, जैसे कल पटना में श्रीनिवास जी ने निकाला था और तमाम लोग वहाँ थे। आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्यों एकजुट हुए हैं, क्या है युवाओं के मुद्दे और क्या है लोगों की मांगे, चलिए चलकर पता करते हैं। क्या नाम है आपका? शुभम डांगी। शुभम डांगी जी, कहाँ के रहने वाले हैं? झुंझुनू राजस्थान। यहाँ पर इस वक्त क्यों एकजुट हुए हैं आप लोग? हम डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। जैसा कि भारतीय गवर्नमेंट, जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, वो डेमोक्रेसी की हत्या कर रही है और अलग अलग तरीके से जो उनके साथ नहीं है उन पे दबाव डाल रही है और उन्हें डेमोक्रेसी को मार रही है। लोकतंत्र कैसे बचा रहे हैं आप प्रदर्शन करके? हम सरकार पे ये दबाव डालना चाहते हैं और सरकार तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि युवा डेमोक्रेसी की हत्या नहीं होने देगा। डेमोक्रेसी के लिए वो जो गलत कार्य कर रहे हैं उसके हम खिलाफ हैं। क्या गलत कार्य किया है? सवाल तो वही है कि आखिरकार ऐसा क्या कर दिया है कि आप लोग लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट ने राहुल गांधी की सदस्यता छीन लिया लोकसभा की, जिसके लिए उन पे केस लगा, माना कि केस लगा, लेकिन कुछ समय तो देते, 1 महीने का टाइम देते कम से कम कि हम उस मुद्दे को वापस कोर्ट में उठा सके, हम उस पे हमारा फैसला सही करवा सके। ये मुद्दा बिल्कुल वैसे ही गरमाया है जैसे राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्ष एकजुट हो गया था, ठीक उसी प्रकार से तमाम युवा जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं आर्ट फैकल्टी के बाद आप देख सकते हैं कि तमाम जो है युवा डीयू के स्टूडेंट यहाँ पर एकजुट आपको दिखाई दे रहे होंगे। किस प्रकार से लोग राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से जैसे विपक्ष एकजुट हुआ था और वो बीजेपी और मोदी जी के खिलाफ नारे लगा रहा था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम है, मैं लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट हूँ। क्या कहना चाहेंगे, आप एकजुट हुए हैं जिस तरह से, रात के 7 बज रहे हैं और आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? मैम, एकजुट होने के साथ आप ये टॉर्च देख रही होगी, मसाल। तो हमारा एक ही मुद्दा है, इस देश में जो लोकतंत्र को दबाया जा रहा है, अंधेरे में धकेला जा रहा है, उस अंधेरे से निकाल के जिस तरह देश का एक भविष्य, पास्ट और वर्तमान उज्जवल है, उस तरीके से हम चाह रहे हैं लोकतंत्र को भी उज्जवल करें। जिस तरीके से टॉर्च जल रहा है ना, उसी तरह हम चाहते हैं कि इस सरकार ने जो लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश की है, लोकतंत्र को धूमिल करने की कोशिश की है। संबित पात्रा जी कह रहे हैं कि कांग्रेस और विपक्ष बस टिप्पणियां कर रहा है और नौटंकी कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। मैम, शायद संबित पात्रा कोई संवैधानिक पद होल्ड नहीं करते हैं। आई थिंक वो चुनाव हार गए थे उड़ीसा से। हाँ, उड़ीसा से वो लोकसभा चुनाव हारे थे। तो संबित पात्रा की बात पे तो हम जाएंगे ही नहीं। हम जाएंगे इस देश के कोर्ट पे। हम इस देश के फैसला तो न्यायालय ने सुनाया है, फिर आप लोग विरोध बीजेपी का क्यों कर रहे हैं? न्यायालय ने, निचली अदालत ने सुनाया ना सजा। अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बची पड़ी है। तो ऐसा तो है नहीं कि न्यायालय पे से हमारा भरोसा उठा तो है नहीं। हम न्यायालय के अभी हाई कोर्ट में डालेगी पिटीशन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में डालेगी, तो अभी बहुत रास्ते बचे हैं। लेकिन जो तरीका राहुल गांधी को एक सदन से उठा के बाहर फेंकने का तरीका था कि मजिस्ट्रेट बदल दिया गया, मजिस्ट्रेट बदलते ही फास्ट ट्रैक ट्रायल हुई। आज तक कितनी ऐसी लड़कियां जिनके साथ रेप हुआ है, उन पे आज तक फैसला नहीं आया। लेकिन राहुल गांधी ने मोदी नाम लेके अगर कटाक्ष किया तो उस पर तुरंत पूरे मोदी कम्युनिटी के ऊपर कटाक्ष को लेके ये किया गया कि इसने समाज पे टिप्पणी की रही। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा नौटंकी की बात। तो 2014 से पहले हम नौटंकी देखते थे, जब अगर 10 रुपये भी सिलेंडर का दाम बढ़ता था तो बीजेपी के कुछ नेता और सड़क पे ऐसा कोहराम मचाते थे जैसे उनके
घर के किसी बंदे की हत्या हो गई हो, मृत्यु हो गई हो, और वो ही बीजेपी आज क्या कर रही, महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, मुद्दों से भटकाने के लिए ये जो बचकाना चाल है। आपने बात कही कि कोर्ट ने फैसला सुनाया है, एक बात कहना चाहूंगा, वो कोर्ट 20 साल बीजेपी जहां बीजेपी ने शासन किया, वो उस गुजरात का कोर्ट क्यों था, वो कहीं और का कोर्ट क्यों नहीं ये था? थोड़ा विवादित हो जाएगा। आप कह रहे हैं कोर्ट भी बीजेपी के अंडर। मैं अवमानना वाली कोई बात नहीं करूंगा, मगर आप भी जानती होंगी, मैं भी जानता हूं कि कुछ वर्ष पहले एक जज साहब थे सुप्रीम कोर्ट के, और उन्होंने एक फैसला दिया था जिसके बदले उनको एक राज्यसभा की सीट मिल गई थी। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस देश में व्यवस्था कहां जा रही है। और मैं गुजरात पे फिर टिप्पणी कर रहा हूं, 20 साल वहां सरकार चल रही है, आप समझ जाइए देश को कहां लेके जाने की मंत्री कोशिश हो रही एस जयशंकर जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी दूसरे पश्चिमी देशों को मौका देते हैं कि वो भारत पर टिप्पणियां करें। देखिए, टिप्पणी की बात रही तो हमारे गौरवशाली प्रधानमंत्री जी, अब मैं फिर उन पे कोई गलत टिप्पणी नहीं करूंगा, नहीं तो आप कहोगी जी आप संवैधानिक पद पे बैठे प्रधानमंत्री को ऐसे बोल रहे हो। वो प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाके क्या क्या बोलते थे, वो कहते थे जी 2014 से पहले हमें शर्म आती थी कि हम भारत में पैदा हो गए हैं। आपको शर्म आई क्या? मैं 2014 से पहले पैदा हुआ, मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती। गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय नागरिक हूँ। शर्म की बात नहीं, शर्म आनी चाहिए उस व्यक्ति को, फिर मैं उसके पद का नाम नहीं लूंगा, उस व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए जो ऐसी बातें विदेश में जाके कहता है। कहना किस प्रकार से डरपोक प्रधानमंत्री बताया जा रहा है, कम पढ़ा लिखा और अनपढ़, क्या एक प्रधानमंत्री के लिए ऐसी टिप्पणी शोभा देती है? देखिए, कम और ज्यादा पढ़ा लिखा, मैं उस बात में विश्वास नहीं रखता। आप अगर, मैं कह रहा हूँ 10वीं भी फेल हैं तो आप सीना ठोक के, आप 56 इंच के सीने की बात करते हैं ना, 56 इंच का अपना सीना लेके आगे आ जाइए कि जी मैं 10वीं फेल हूँ। क्यों जरूरत पड़ रही है फर्जी मार्कशीट दिखाने की? अगर वो असली हैं तो आप दिखा दो जी। आप मैं कॉलेज, खालसा कॉलेज का छात्र हूँ यहाँ पे, मेरे साथ यहाँ पे 50 छात्र पढ़ रहे हैं मेरी क्लास में। आज से 20 साल बाद क्या उनमें से एक भी मुझे पहचानने से इनकार कर देगा कि वो मेरे साथ पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्यों? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, क्यों उनको उनकी क्लास का, उनके कॉलेज के, उनकी यूनिवर्सिटी का तो एक भी बीजेपी छात्र वही नहीं तो मिल कह रहा? रही है, क्योंकि 24 का रास्ता साफ हो गया है मोदी जी का, तो अब विपक्ष को दिक्कत होने लगी है। आज यहाँ पे आप देख रहे हो हजारों की संख्या में छात्र यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, और ये इस देश के युवा जो होता है ना, इतनी शक्तिशाली कौम है युवा, वो जैसे चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं और देश को बदल के रख सकते हैं। जब देश बदलने की बात है तो सरकार बदलना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। नाम क्या है आपका? मेरा नाम युवराज सिंह है, मैं खालसा कॉलेज में फाइनल ईयर का पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स का छात्र हूँ। एंटायर पॉलिटिकल साइंस मास्टर्स नहीं है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स BA की डिग्री है। इसकी डिग्री पे मैं ये बोलूंगा, भाई ने बोला ना, अभी डिग्री की बात क्यों उठाई गई है ना? बीजेपी का जो वॉशिंग मशीन है ना, इधर से भ्रष्ट नेताओं को डालो और उधर से अच्छे MLA निकालो, तो ये उस ये वॉशिंग मशीन के इन्वेंशन को छुपाने का तरीका है। अगर आप राहुल गांधी, आप बोलते हो कि कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री है तो क्या दिक्कत है, तो आप राहुल गांधी के ऊपर पप्पू वाली टिप्पणियां करते हो, मंदबुद्धि बोलते हो। सवाल तो वही है, सवाल तो वही है कि वो खुद स्वीकार कर लेते हैं। शायद आपको याद नहीं होगा, मनोज तिवारी ने क्या बोला था, अगर सोनिया गांधी ने छठ पूजा किया होता तो ऐसा मंदबुद्धि बच्चा पैदा नहीं होता। एक माँ के ऊपर कटाक्ष था, जर्सी गाय बोला गया था, ये भी बोला गया था, तब तो उसमें अपमान नहीं हुआ। लेकिन किसी जगह आप डिग्री दिखाने की बात करते हो। आज मैं कहीं से पास आउट हो के आता हूँ ना, मैं कुछ बन जाता हूँ तो मेरे 5 दोस्त बोले हाँ इसकी डिग्री पे सवाल उठी है, तो मैं सवाल ये है कि प्रदर्शन करके लोकतंत्र को बचा लेंगे आप, तो आपने बता रहे हैं। आपने सुना होगा जब सड़कें वीरान हो जाती है ना तो सांसद आवारा हो जाता है। तो सड़कें वीरान थी तो सांसद आवारा हो चुका था। जब सड़क पे युवा उतरेगा ना तो संसद में बैठे लोगों की आंखें खुलेगी कि नहीं, हमारी कुर्सी बस 5 साल की होती है, ये नहीं कि कोई खानदानी कुर्सी नहीं है कि बाप के बाद बेटे को, बेटे के बाद पोते को मिलेगी। कह रहे हैं ये वंशानुक्रम तो कांग्रेस करती आ रही थी, परिवारवाद को बढ़ावा वो दे रहे थे, हम नहीं। जसवंत सिन्हा के बेटे भी शायद सरकार में हैं, वो भी हैं। ये राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह, सब तो सरकार में ही, कहाँ वंशवाद नहीं रुका है। ताजा ऑप्शन ले लीजिए, येदियुरप्पा जी के बेटे को आज कर्नाटक में टिकट मिल गई, तो वंशवाद, अब जब पार्टी आपकी 40-50 साल पुरानी है तो वंशवाद कैसे? जब वंश आएगा तो ही तो वंशवाद करोगे, कर तो रहे हो वंशवाद। वंशवाद पे हम उंगली नहीं उठा रहे, वंशवाद में है ठीक है, आप राज्यसभा में भेजते हो तब वो वंशवाद है। अगर वो एक आदमी जाता है जनता के बीच, वहां से जीत के आता है तो वंशवाद कैसे? राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे होंगे, इंदिरा गांधी के पोते होंगे, मानता हूँ। क्या, अगर मैं संक्षेप में जानने का प्रयास करूं तो आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी से आम जनता परेशान है? देखो मैम, बीजेपी से आम जनता परेशान तब तो सब अपनी क्लासेस छोड़ के यहाँ पे आप खड़े भी यही हैं। मानते हैं? पूरा देश कारण के साथ और तथ्यों के साथ कारण बताइए मैं क्यों? बताता हूँ, कारण मैं बताता हूँ। हमने तो नहीं बोला था 2 करोड़ रोजगार दो, आपने वादा किया 2 करोड़ रोजगार दूंगा। जब रोजगार मांगा तो हमें बोला जाता है तुम रोजगार क्यों मांग रहे हो, तुम जाके पकोड़े बेचो।
आत्मनिर्भर बन जाओ। 400, हमें बोला गया 400 का सिलेंडर देंगे, अभी कितने 1375 रुपए का सिलेंडर हो चुका है। पेट्रोल हम 60 का देंगे, आज पेट्रोल 97 रुपए का हो चुका है। तो ये मजाक नहीं है, तो क्या इसके खिलाफ हम आज आवाज नहीं उठाएंगे ना? इनको लगेगा अरे ये तो भेड़ बकरी है, इनको कुचलते चलो, यही तो चल रहा है देश में। इसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे, सब ऑल इज गुड करते चलेंगे तो ऐसे एक बात बताइए, अगर सच में इतनी परेशान है आम जनता बीजेपी से, तो सत्ता में बार बार वही क्यों आ रहे हैं? बीजेपी को कितनी प्रतिशत वोट मिल रही है? 34%। 66% लोग इनको नहीं दे रहे हैं। 33% वोट पे ये क्या कर रहे हैं कि हर उस जगह कैंडिडेट उतारते हैं जहां पे इनका कैंडिडेट हार रहा होता है, तो एक डमी कैंडिडेट उतार के विपक्षी पार्टी को कहीं भी 500 सीट, 500 राजनीति है, हर राजनेता करता है। राजनीति में जीते हुए को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कुर्सी उनकी हो गई है। आज हम परेशान है, 5 साल 10 साल के बाद हटोगे ना भाई, तुम्हारी कुर्सी कोई विरासत नहीं है ना, बपौती तो नहीं है। राजनीति और गंदी राजनीति दो अलग चीजें होती हैं, ये समझने की हम सबको जरूरत है कि राजनीति और गंदी राजनीति में बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, आप ये कह रहे हैं? कोई शक है क्या? कहीं किसको शक है इस बात पे? गंदी राजनीति हो रही है, और इस स्तर पे देश की राजनीति ना कभी हुई थी। एक समय था जब हमारे नेताजी श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, वो जब राजनीति करते थे ना, वो इस देश की राजनीति का स्तर था जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मौका मिलता था सदन में बोलने का। और आज सदन में क्या, सदन म्यूट कर दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए सरकार को, इस सरकार को जिसने सदन को म्यूट करने का, जो मैं मानता हूं कि इससे बड़ा कोई पाप लोकतंत्र में नहीं हो सकता। जनता के जो चुने हुए उत्तराधिकारी, हमारे उत्तराधिकारी जाते हैं वहां सदन में जो बैठते हैं, और उनको जब आप म्यूट कर देते हो तो आप, मैं पाप का शब्द का प्रयोग। कांग्रेस इतनी बौखलाहट में क्यों है? इससे पहले भी इंदिरा गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई थी, और इससे पहले भी तमाम नेताओं की हुई है। यह अनोखा तो नहीं है राजनीति में। बौखलाहट कांग्रेस की नहीं है, बौखलाहट बीजेपी की है, जो इनको अपनी 2024 की हार दिख रही है और इनको यहाँ पे ये काम करवाना पड़ गया। क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आपको दिख रहा है कि 24 में विपक्ष एकजुट हो रहा है, 24 में मोदी जी की कुर्सी जा रही है। देश का छात्र, देश का युवा मोदी जी को उनकी कुर्सी से बेदखल करने वाला है। इससे पहले भारत विदेशों में हमारा देश का नाम भी नहीं जाना जाता था ठीक ढंग से। मोदी जी आए हैं, दौरे करने लगे हैं, तो देखिए आप सब कहते हैं वाह मोदी जी वाह। खर्चा तो करने लगे हैं मोदी जी, वाह मोदी जी वाह। इस बात पे कहना चाहिए कि खर्चा जरूर बढ़ा दिया है। बाकी जो सम्मान, आज भी आप विदेश में जाएंगे तो जो सम्मान हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का होता था, वो मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी देश में दुनिया में मोदी जी का सम्मान हो रहा है। मनमोहन जी को ही भाषण देने के दौरान मोदी जी ने कहा था वो मनमोहन नहीं मौन मोहन है। कुछ लोग बोलने में विश्वास रखते हैं, कुछ लोग करने में। मनमोहन सिंह जी ने देश को उस हालत से 90 के उस दशक में वहां से निकाला है जहां मैं समझता हूं कि अगर मनमोहन सिंह जी 90 के दशक में वहां ना होते तो आज हमारा देश एक बहुत निम्न स्तर पे होता। जो हम अपने पड़ोसी देशों का हाल आज देख रहे हैं ना कहीं मनमोहन सिंह जी की देन, मैं मानता हूं कि उनकी देन है कि आज हमारा देश इतना मजबूत खड़ा है। और जो 2004 से उनकी जो सरकार चली 2014 तक 10 साल, उस सरकार की देन है कि आज मोदी जी दुनिया में जा रहे हैं और बातें कर रहे हैं दुनिया भर की, और वो उस सरकार की, वो मनमोहन सिंह जी की देन है। आप लोग देखिए, मैं आपको बता देना चाहूंगी कि कल पटना में भी श्रीनिवास जी ने तमाम लोगों के साथ एकजुट होकर जुलूस यात्रा निकाली थी लोकतंत्र बचाओ को लेकर। अब युवा क्या करने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग छात्र हैं, युवा हैं? देखिए, अपनी आवाज़ उठाना लोकतंत्र में हमारा अधिकार है। आवाज़ हम लगातार उठा रहे हैं, आज यहाँ पर भी अपनी आवाज़ उठा रहे थे। इसका असर पड़ना चाहिए सरकार पर। क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। या तो आप मना कर दो कि जी हम इस देश में हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम इमरजेंसी घोषित कर, अभी अघोषित चला रहे हैं ना, घोषित कर दें इमरजेंसी की, जी हम इमरजेंसी लगा रहे हैं। ना आपके वोट की कोई वैल्यू है यहाँ पे, कोई कीमत नहीं, ना आपकी बात की कोई कीमत है। जो मैं चाहूँगा, हम दो हैं, हमारी दो की सरकार है, बस वही चलती रहेगी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम देखो, सबसे बड़ी बात ऐसे आती है ना कि राहुल गांधी के खिलाफ ये कब आया फैसला? जब उसने अडानी के खिलाफ आवाज़ उन्होंने उठाया, उतने दिन से पेंडिंग पड़ा था। जैसे अडानी पे सवाल उठना शुरू हुआ, इन्होंने मजिस्ट्रेट बदला, नया मजिस्ट्रेट आया, उसने फैसला दे दिया। चलो ठीक है, कोर्ट का हम सम्मान करते हैं, मान सवाल ये है कि अब आप लोग क्या करने वाले हैं? मैं ये पूछ रही हूँ, अब आप लोग क्या करेंगे? प्रदर्शन से आगे क्या निष्कर्ष निकलेगा? वोट की चोट वही मानेंगे। चुनाव होने हैं, युवाओं ने अपना मन बना लिया है, छात्रों ने अपना, क्योंकि आखिरी लोकतंत्र में आखिरी रास्ता हमारे पास वोट का बचता है, और बहुत मजबूती से इनके खिलाफ देश का युवा, देश का छात्र, देश का आमजन इनके खिलाफ वोट करने वाला है। और जीत हमारी होगी, किसकी होगी? युवाओं की जीत होगी। मोदी जी को हार माननी पड़ेगी। देखो मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये 1000 बच्चे देश बदल देंगे, लेकिन हम 1000 से 1000 बच्चों को प्रेरित करेंगे कि देश में क्या चल रहा है। ये एक सिंबल है, सिंबॉलिक फॉर्म में हम यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या को प्रदर्शित कर रहे हैं, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हो रही है।
तो हम बच्चों को दिखा रहे चल क्या रहा है, बच्चों में जिज्ञासा बढ़ी है कि भाई चल क्या रहा है, हम उन्हें बताएंगे देश में चल क्या रहा है, जानो। ये नहीं कि ये परेशानी किसी एक राहुल गांधी की परेशानी नहीं है, एक पार्टी की परेशानी नहीं है, ये कल जब परेशानी बढ़ेगी तो हर किसी की परेशानी बढ़ेगी। और इस देश के युवा में एक आदत बन गया है, जब तक परेशानी अपनी ना हो तब तक उठते नहीं है, लेकिन उनको बताना पड़ेगा भाई परेशानी हर किसी की है। आओ हाथ मिलाते हैं, आगे बढ़ते लोगों को जागरूक करते हैं और ढंग की पार्टी चुनो कि वादा करके जो मुकरे ना, अगर वादा करके जो मुकरे उनके खिलाफ आप आवाज उठाना सीखो। तो देख लीजिए डीयू के तमाम छात्र हैं जो इस वक्त एकजुट हुए हैं, ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पर बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव तो नज़दीक है, लेकिन इस बार जो है आम जनता और खास तौर पर युवा जो है वोट की चोट से सरकार को बदल देंगे। इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।